भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और शिक्षकों के सहयोग से निर्वाचित हुआ। आप सब जानते हैं कि मेरे जो शिक्षक एमएलसी वाला चुनाव है उसमें ऐसे विद्यालयों में शिक्षक वोट डालते हैं जो कम से कम हाई स्कूल मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पढ़ाते हैं। शिक्षा मित्र और प्राइमरी के शिक्षक के मेरे वाले चुनाव में वोटर नहीं होते। हाँ, ग्रेजुएट एमएलसी में वोटर होते हैं, लेकिन मेरे चुनाव जीतने के बाद मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और मुझे शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बना दिया। जब पूरे प्रदेश के शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक बना दिया तो मुझे लगा कि अब सारे शिक्षकों की चिंता करना मेरा काम है। अब चाहे वो प्राइमरी के शिक्षक हों, विद्यालय के शिक्षक हों, एडेड कॉलेजों के हों, राजकीय हों, या हमारे शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, सभी प्रकार के शिक्षकों के विषयों को समझना और उनको सरकार के साथ रखकर हल कराना, उस पर मैं लगा। सबसे पहले मेरा सामना हुआ लखनऊ में। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार जिस तरह आप लोग प्रताड़ित हुए थे, वैसे ही हमारे जो तदर शिक्षक थे वो पीड़ित थे। तो निर्णय के कारण वो सब लोग उस समय सड़क पर थे। वो लोग मुझसे मिले और फिर उनके बारे में लगे और अंततोगत्वा उसमें हम लोगों ने सफलता पाई। सहायक अध्यापकों को 25,000 और जो प्रवक्ता थे उनको 30,000 रुपये मानदेय पर पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था उनकी हमारी सरकार ने की। हमारी पूरी पार्टी हमारी पीठ पर खड़ी रही, तभी हम ये सब कर पाए। हमारे सारे जो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक एमएलसी और ग्रेजुएट एमएलसी थे वो हमारे साथ हमेशा जाते थे। शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक होने के नाते हमारी पीठ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेन्द्र जी और प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी और उनसे पहले थे माननीय सुनील बंसल जी, भाई दिनेश शर्मा जी, इन सब का हमें आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा। और दिनेश शर्मा जी और सुनील बंसल जी ने तो इतना हद कर दी थी कि आपको हर हालत में इनकी लड़ाई लड़नी है और इनको विजय दिलवा कर रहना है, और उसी काम पर हम लगे रहे तो उसमें हमें सफलता मिली। उसके बाद हमारे जो व्यावसायिक शिक्षक थे उनके मानदेय का विषय आया, उनके बारे में लगे और अंततः उनको भी मानदेय वृद्धि कराने का काम हम लोग करा लेंगे। फिर आपका विषय आया, हमारे जो वित्तहीन शिक्षक थे उनका विषय तो रेगुलर चल ही रहा था। जो हमारे अन्य ऐसे शिक्षक थे कि जो हमारी सरकार ने जब तय किया कि जो लोग 2005 में न्यू पेंशन स्कीम के लागू होने से पहले के विज्ञापित पदों पर चयनित शिक्षक या कर्मचारी हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम में लिया जाएगा। तो उसके कारण से बहुत सारे बेसिक के शिक्षक या अन्य लोग संपर्क में आए तो उनकी भी हमने लड़ाई की। विषय रखते रहे। हमारे माध्यमिक के शिक्षक बहुत पहले मांग करते थे कि हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले जैसे राज्य के कर्मचारियों को मिलती है। हमारे प्राइमरी के शिक्षक मांग करते थे कि हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले। तो उनको सरकार की ओर से या शासन की ओर से कहा जाता था कि जो प्राइमरी के शिक्षक है वो तो परिषद के कर्मचारी हैं, परिषद देखिए वो गवर्नमेंट के सीधे कर्मचारी नहीं है, तो उनको नहीं मिल सकती ओल्ड पेंशन स्कीम। इसी तरह एडेड वालों को कहा जाता था कि आप तो प्रबंध कमेटी के हो, आपको भी नहीं मिल सकती, तो उनको नहीं मिलती थी। लेकिन मैं जितना भी धन्यवाद दूं मुख्यमंत्री जी का उतना कम है कि जब हम लोग मिलते थे कि हमारे लोगों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल जाए तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप निश्चित रहिए, धीरे धीरे सबकी व्यवस्था की जाएगी। और वो आयुष्मान कार्ड वाली पूरी सुविधा जब उन्होंने देना चाहा तो उसमें जो उसकी प्राथमिकता है, जो उसकी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स है, उसमें हमारे लोग फिट नहीं बैठते थे कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय गरीब लोग थे वही उस आयुष्मान कार्ड योजना में आते हैं, बाकी लोग नहीं आते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी तय कर लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था कि हमें अपने इन शिक्षकों को लाभ देना है। तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने अलग से स्कीम बनाई। और साथियों, बरामद मानना थे कि आप सबकी मांग मानदेय की थी और दूसरी उसके बाद स्थानांतरण की थी, कैशलेस की नहीं थी। हाँ, आपकी मांग ये तो आती थी कि हमें आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल जाए, पर कैशलेस वाली बात कभी नहीं हुई। आयुष्मान और आयुष्मान के
नहीं आप ठीक मान रहे थे, पर कैसे आयुष्मान कार्ड की योजना में आप फिट नहीं बैठते थे, लेकिन आपको लाभ देना था। तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने मोदी जी की तरह ये तय करते हुए, जैसे मोदी जी ने तय किया सबका साथ, सबका विकास, सबका उत्थान करना है, सबको टॉयलेट बनवाने हैं, सबको रसोई गैस देनी है, सबको मकान बनवाना है, सबको बिजली कनेक्शन देना है, हर घर में नल से जल देना है। उसी तरह योगी जी ने तय किया कि हमें अपने प्रदेश के सभी लोगों को लाभान्वित करना है, और उसके लिए कानून व्यवस्था तो बढ़िया की ही, उसका लाभ तो हम सबको मिल ही रहा है। लेकिन सीधे सीधे उन्होंने यहां तक किया कि केवल एडीडी नहीं, हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें, जो हमारे औरतों और वृत्तिहीन के शिक्षक, जो अभी हमारे अध्यक्ष जी माननीय धर्मेंद्र जी बता भी रहे थे कि आज तक किसी भी सरकारी योजना से कोई लाभ उनको सीधे प्राप्त नहीं होता, उनको भी इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देना, और ये केवल उन्हीं को नहीं, उनके परिवार को लाभ देना। जब सुशील जी ने चर्चा की थी, जो व्यक्ति पर आधारित उसके परिजन है, पत्नी पर आधारित पति या पति पर आधारित पत्नी या उनके बच्चे या माता पिता, वो सब भी इस योजना में लाभान्वित होंगे। और किसी प्रकार से कोई कठिनाई होती है तो हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में हो सकेगा, और एक बार नहीं, ये हर साल कभी फिर जरूरत पड़ती है तो फिर भी हो सकेगा। ऐसी सुविधा वर्ल्ड में कहीं नहीं है जो मोदी जी ने दी, और मोदी जी को कॉपी करके हमारे योगी जी, वर्ल्ड में नहीं है। हमसे बहुत संपन्न राष्ट्र है दुनिया में कहीं, लेकिन वो ऐसी सुविधा अपने देश के लोगों को नहीं दे पाए। और साथ ही बड़ी बात यह है कि जो आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी, इसके लिए चूंकि मैं बता रहा था कि आयुष्मान के मानकों में नहीं आते थे, इसलिए एक एजेंसी की गई, तय की गई, और उसको बीमा राशि के रूप में जो अंशदान दिया जाना है 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति, वह भी सरकार अपने कोष से देगी। जिसका प्रीमियम जमा होना है, जो हर साल प्रीमियम दिया जाना है, वो 3,000 रुपए प्रति व्यक्ति का पैसा हमारी सरकार जमा करेगी उस एजेंसी को, जिसके माध्यम से आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। साथियों, कह देना बहुत आसान है, भाषण देकर चले जाना आसान है। जो लोग लोगों को आवेशित करके, आक्रोशित करके संगठन चलाना चाहते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। ये कहना बहुत आसान है कि समान काम का समान वेतन, लेकिन जब समान नियुक्ति नहीं है तो समान वेतन कैसे हो? लेकिन आंदोलन चलाना है तो तालियां तो खूब बजी थी ना। अपनी स्थिति का हमें ज्ञान होते हुए कि हम किस स्थिति में हैं, कहां खड़े हैं, उसके बाद भी वो अपेक्षा करना जो नहीं होना संभव है, ये हमें भी दुखी करता है, परेशान करता है, और हमारी आशाओं में तुषारापात भी भविष्य में करता है। ये बात सही है कि हमें आशाओं के साथ जीना होता है। अभी कोई चीजें पूरी हुई, उनके लिए धन्यवाद दिया जाना, और उसके बाद अन्य शेष चीजों पर ध्यान दिलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट उसकी भी होनी चाहिए। मैंने लखनऊ में जो हमारे संगठन में हमारे अध्यक्ष जी और महामंत्री दी है, लेकिन योगी जी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का काम किया है। दुनिया भर से निवेश लाकर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में नंबर 1 पर पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। तो उसका लाभ सबको मिलने वाला, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबको उसका लाभ मिलने वाला है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि आगे फिर आपको इन सब चीजों की उपलब्धियां प्राप्त हो। और जो आपने बात रखी वो विषय ध्यान में था कि आगे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि बार बार मानदेय वृद्धि की बात न करनी पड़े। एक महंगाई के आधार पर स्वतः मानदेय बन जाए करे, वैसी व्यवस्था बनाने का सरकार के दिमाग में विचार है, और उसको आने वाले कल में उसको लागू करने का प्रयास भी। एक बड़ा विषय था, हमारे मित्र हमसे कहते थे तो हम लोग इनके साथ लड़ते रहे, जाते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे, माननीय मंत्री जी से, और सुंदरम साहब हमारे जिले के डीएम रह गए, तो वो
आपके बेसिक शिक्षा के एसीएस थे, उनसे हम लोग मिले, हमने उन्हें प्रेम से अपनी बात सारी समझाई कि इस तरह से समस्या आ रही है। मेरे गांव का शायद लड़का वो है इस समय कुलदीप, मेरा गांव दादरी के पास में धूमानीपुर गांव पड़ता है, वहां का लड़का जेवर में जाता था पढ़ाने के लिए, 10,000 रुपये मात्र उसे मिलते थे, इस समय नहीं है शायद। वहां से वो हमारे पास स्टेशन जाता था, वहां से ट्रेन में बैठ के उतरता था धनकौर, वहां से बस में बैठकर जाता था गाँव में, वहां पढ़ाता था और आता था। लेकिन इन लोगों ने तो कभी अपनी तकलीफ मुझे पहले नहीं बताई थी। वो तो भला हो बनारस का, बनारस के लोग मुझे मिले और उन्होंने जो है जब संपर्क किया तो मैंने फिर कहा कि भाई तो अपनी सारी टीम मुझे मिले और अपने विषय बताओ, हम हल कराएंगे। तब आप चाहे सुशील जी हो चाहे शुक्ला जी हो, सारे साथियों ने फिर मेरा पल्ला नहीं छोड़ा, मुझे पढ़ने रखा और मैं इनके साथ लगा रहा। और फिर ये बात सही है कि मैं यदि किसी विषय को उठा लेता हूं फिर वो विषय मुझे लगता है मेरा अपना विषय है, तो बार बार जाना। मैं अपने साथ जो हमारे शिक्षक एमएलसी भाई हरीश ढिल्लों जी, भाई उमेश द्विवेदी जी और हमारे जो अन्य साथी, चाहे वो बाबूलाल तिवारी जी हों, चाहे हमारे ग्रेजुएट एमएलसी भाई मानवेंद्र जी, अवनीश जी, ये सब लोग हमारे साथ रहे। जब भी हमने आह्वान किया सब लोग साथ चलते थे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलते थे, शिक्षा मित्रों के बारे में बात करते थे। भाजी जी वृतांत आपको बता रखा है, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो हम लोगों ने अनुपम साहब से मिलकर, सुंदरम साहब से मिलकर कि साहब हमारी बहुत परेशानियां होती है और अभी आपने बताया गोरखपुर की महिला यहाँ पर बेचारी जॉब कर रही है, तो वो बात हमसे डिस्कस की। आप जानते हैं कि संविदा कर्मियों का स्थानांतरण नहीं होता और अंतर जनपदीय तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए भी जीओ जारी करा देना कोई आसान काम नहीं था। और कहीं ना कहीं उसके लिए हमारे सुंदरम साहब को कठिनाई झेलनी पड़ी, जिसका हमें तकलीफ है, लेकिन वो जीओ हो चुका था, शासनादेश हो चुका था, तो सरकार ने उसकी योजना बनाई और अभी व्यवस्था बन गई कि हमारे जो शिक्षा मित्र या उपदेशक अन्य जनपदों में नियुक्त है, उनका स्थानांतरण उनकी मूल तैनाती के स्थान पर हो जाए। नहीं होगा उसमें हमारे शिक्षा मित्रों के लिए है अनुदेश को वाला विषय रखो। शिक्षा मित्रों की मूल तैनाती जहां पर हुई थी वो वहां जाना चाहे तो वहां चले जाए, एक बार विकल्प दे दिया जाए, जहां अभी रहना चाहते हो यहां रहो, जहां आप तैनात हुए, जहां आपका चयन हुआ था वहां जाना चाहते हो तो वहां का विकल्प भर के दे दो, या किसी अन्य जगह जाना चाहते हो तो वहां बता दीजिए। यदि उस जगह पे स्थान रिक्त होगा तो वहां हो जाएगा, अन्यथा उस ग्राम पंचायत में, उस न्याय पंचायत में कोई स्थान रिक्त होगा तो वहां पर आपका स्थानांतरण हो जाएगा। उसका प्रस्ताव मांग लिया गया था, आप लोगों के प्रस्ताव चले गए होंगे। महिलाओं का हमने अलग से मांग रखी थी कि जो बेटियां उस समय अनमैरिड थी और शिक्षा केंद्र में चयन हो गया था, उसके बाद ससुराल कहीं और हुई, होता ही है, तो वहां जाना पड़ा, वहां से आने जाने में तकलीफ होती है, तो उनको भी अवसर दिया जाए कि वो जहां उनको भी इसका लाभ मिले, अंतर जनपदीय स्थानांतरण जो हो सके, तो इसके लिए भी आग्रह किया गया और उसका भी उसकी भी व्यवस्था बन गई है, उनका आकलन करा लिया गया है, तो वो भी जारी हो जाएगा। तो 2-3 चीजें आपकी जो बहुत प्रमुख मांगे आपकी बनी है कि आपका मानदेय वृद्धि होना, आपके सम्मान का लौटना, और सबसे बड़ी बात यह कि संदेश जाना कि अब शिक्षा मित्र और सरकार के बीच में से खाई फट गई, जो खाई बन गई थी, जो दूरी बन गई थी, जिसके कारण एक प्रचार किया जाता था कि शिक्षा मित्र तो सरकार विरोधी है। हमें उस चीज को फेस करना पड़ा, बार बार हर स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों को, नेताओं को समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं है। लोग कहते थे कि साहब इन्होंने बड़ा विरोध किया, बड़ा नुकसान किया, मैंने कहा मैंने मान लिया, हालांकि सामने तो नहीं किया लेकिन कुछ ने किया, 2019 में, 2022 में, 2024 में नुकसान किया, लेकिन 2014 और 17 में साथ भी दिया था। ये फिर हमारा साथ देंगे, जब हम इनका भला करेंगे तो फिर हमारा साथ देंगे। और साथ में मेरा विश्वास मत है, इसका ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगली बार किसी की वकालत करने में अक्षम हो जाए। आप सब साथ खड़े रहेंगे, मजबूती से साथ खड़े रहेंगे, तो मैं फिर किसी और का विषय हो या आपका विषय हो तो उस विषय को सरकार से कह पाऊंगा, कर पाऊंगा। मेरी पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी, मैंने
अपना काम किया है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें हमारी पार्टी को मिलेगा, ऐसा आप सबसे निवेदन करते हुए आप सब लोग आगे स्नातक विधायक का भी चुनाव होने वाला है। आप लोगों ने पिछला वोट नहीं बनवाए होंगे, अपने और अपने परिवार के स्नातक के वोट भी बनवा लीजिएगा ताकि स्नातक जो हमारे लड़ने वाले हैं उनको आपका वोट मिल सके। तो इसका भी आपसे अपील करता हूं और आप सबका आशीर्वाद से बना रहे और हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग।